जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं गुरु घंटाल। मैं प्रखर श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेकर आया हूं। सबसे पहला सवाल क्या है दोस्तों? सबसे पहला सवाल ये है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द रखमाबाई केस ऑफ 1884 रिवॉल्व्ड अराउंड। 1884 में हमारे देश पे एक बड़ा ही लैंडमार्क केस हुआ था, रखमाबाई केस। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। तो रखमाबाई केस 1884 में हुआ था। अब आपको बताना है इस सवाल में कि उस केस के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। मतलब उस केस में जो 1884 में रखमाबाई का केस हुआ, आपको बताना है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन हिस्ट्री उस केस के अंतर्गत इनमें से कौन सी चीजें आती थी। वुमेन्स राइट टू गेन एजुकेशन, इसकी बात दोस्तों नहीं हुई थी। एज ऑफ कंसेंट, इसकी बात हुई थी। रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, इसकी भी बात हुई थी। तो इसका सही उत्तर है सेकंड एंड थर्ड। अब आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, व्हाट इज द एज ऑफ कंसेंट, व्हाट इज द रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। देखिए, अब हमारे देश में अभी कुछ दिन पहले लड़कियों की शादी की एज 21 साल सरकार करने जा रही है। लड़कों की 21 साल थी ही, इसके पहले लड़कियों की 18, लड़कों की 21। मगर अंग्रेजों के जमाने में 1884 में लड़कियों की कोई एज ऑफ कंसेंट नहीं थी, लड़कों का कोई भी एज ऑफ कंसेंट नहीं था। जिसकी जब मन हो, जिस उम्र में हो, शादी करवा देते थे। तो पहला मुद्दा तो इसमें एज ऑफ कंसेंट का निकल कर आया था, और दूसरा मुद्दा इसमें निकल कर आया था रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। अब सवाल ये उठता है कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स क्या है। तो दोस्तों, कंजुगल राइट्स का मतलब क्या होता है? जब शादी हो जाती है, शादी के बाद पति और पत्नी जो साथ में रहते हैं उसे कंजुगल राइट्स कहा जाता है। तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की बात हुई थी। आप इस केस के बारे में जब जाकर पढ़ेंगे तो आपको इस केस के ऊपर क्लैरिटी मिलेगी। बड़ा ही लैंडमार्क केस रखा गया हमारे हिंदुस्तान के इतिहास का। अगला सवाल, इंडिगो कल्टीवेशन इन इंडिया डिक्लाइन बाय द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी बिकॉज ऑफ। कि 20वीं शताब्दी के शुरुआत में जो नील की खेती होती थी, जो इंडिगो कल्टीवेशन होता था हमारे देश में, वो धरातल पर क्यों चला गया, वो डिक्लाइन क्यों कर गया। याद रखिएगा, इसी इंडिगो के लिए चंपारण का सत्याग्रह हुआ था। तो आपसे कारण पूछ रहा गया, पीजेंट रेजिस्टेंस टू द ऑपरेसिव कंडक्ट ऑफ प्लांटर्स, ये इनकरेक्ट है। इट्स अनप्रॉफिटेबिलिटी इन द वर्ल्ड मार्केट बिकॉज ऑफ न्यू इन्वेंशन, ये इसका करेक्ट उत्तर है। बाकी ये दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। हमारे देश में किसानों पर जबरदस्ती करते थे अंग्रेज की नहीं, तुम नील की खेती करो, ठीक है। 20वीं शताब्दी तक नील की खेती की गई, लेकिन नील की खेती करने में ना दोस्तों घाटा था। पहला, एक बार अगर किसी भूमि पर नील की खेती हो जाती थी तो वो जो भूमि होती थी वो बंजर हो जाती थी, उसकी फर्टिलिटी रिड्यूस कर जाती थी। तो पहली दिक्कत तो ये थी। दूसरी दिक्कत 20वीं शताब्दी में निकल कर ये आई कि आपको पता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आ गई। ओके, वो इंडिगो जो कि हिंदुस्तान में किसान मैनुअली उगाता था अपने खेत में, 20वीं शताब्दी के बिगिनिंग में जर्मनी, इटली जैसी बड़ी बड़ी कंट्रीज में इंडस्ट्री का इस्तेमाल कर कर, नए नए इन्वेंशन का इस्तेमाल कर कर इंडिगो को उगाना शुरू किया गया था। अब भाई, मशीन के सामने मैन मेड चीजें कहाँ टिकेंगी। तो हिंदुस्तान के किसानों ने इसीलिए ऑप्रेस किया कि ऐसा है, इंडिगो मत उगवाइए। और यही कारण था कि इंडिगो की जो कल्टीवेशन गए वो बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी में डिक्लाइन कर गई। लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने जब बहुत ज्यादा पीछे पड़ गए, तब चंपारण सत्याग्रह हुआ। अगला, लॉर्ड वेलेस्ली स्टैब्लिश द फोर्ट विलियम कॉलेज एट कलकत्ता बिकॉज। आपको बताना है कि फोर्ट विलियम कॉलेज जो 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली ने कलकत्ता में स्टैब्लिश किया था, उसके पीछे का कारण क्या था? उसके पीछे का कारण था, ही वांटेड टू ट्रेन ब्रिटिश सिविलियंस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस इन इंडिया। हिंदुस्तान में एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए अंग्रेजी सिविलियंस को, ब्रिटिशर्स को ट्रेंड करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी लॉर्ड वेलेस्ली ने। अगला सवाल के दोस्तों, विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उलगुलान और द ग्रेट ट्यूमल्ट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। इन चारों में से वो कौन सा इवेंट है जिसको कि उलगुलान और द ग्रेट ट्यूमल्ट भी कहा जाता है हमारे भारत के इतिहास का? तो वो है बिरसा मुंडाज रिवोल्ट ऑफ 1899 टू 1900। आज जो प्रेजेंट डे का झारखंड है,
वहां पर बिरसा मुंडा रिवोल्ट हुआ था। तो पहले तो झारखंड, बंगाल, बिहार ये सब एक ही हुआ करते थे। तो बिरसा मुंडा रिवोल्ट को उलगुलान और द ग्रेट ट्यूमल्ट कहा जाता है। नेक्स्ट, देशेर कथा नाम की एक किताब थी जिसको लिखा गया था सखाराम गणेश देउस्कर के द्वारा ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। आपको बताना है कि उस किताब के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। हो सकता है कि तीनों के तीनों करेक्ट हों। इट वॉर्न्ड अगेंस्ट द कॉलोनियल स्टेट्स हिप्नोटिक कंक्वेस्ट ऑफ द माइंड, ये करेक्ट है। इट इंस्पायर्ड द परफॉर्मेंस ऑफ स्वदेशी स्ट्रीट प्लेस एंड फोक सॉन्ग्स। The use of the Desh by Deuskar was in specific context of the region of Bengal, ये भी करेक्ट है। तो ये तीनों स्टेटमेंट कहीं ना कहीं दोस्तों करेक्ट है। अगला सवाल, गांधी जी इरविन पैक्ट याद होगा, मॉडर्न हिस्ट्री का एक बड़ा ही कह सकते हैं सलमान खान टाइप का टॉपिक है। द गांधी इरविन पैक्ट इंक्लूडेड विच ऑफ द फॉलोइंग? इन्विटेशन ऑफ कांग्रेस टू पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। आप लोगों को पता है कि गांधी जी इरविन पैक्ट हुआ 1931 में, और गांधी जी इरविन पैक्ट में गांधी जी ने कुछ शर्तें रखी थी, इरविन ने कुछ शर्तें रखी थी। अब आपको बताना है कि गांधी इरविन पैक्ट में इनमें से क्या क्या बातें हुई थी, मतलब उस गांधी इरविन पैक्ट में क्या क्या चीजें थी। सबसे पहला कि इन्विटेशन ऑफ कांग्रेस टू पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये तो करेक्ट है। इरविन ने पार्टिसिपेट किया था कांग्रेस को कि आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आके पार्टिसिपेट कीजिए। विड्रॉल ऑफ ऑर्डिनेंसेस प्रोम्युलेटेड इन कनेक्शन विद द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये भी करेक्ट है। एक्सेप्टेंस ऑफ गांधी जी सजेशन फॉर इंक्वायरी इनटू पुलिस एक्सेसेस, ये इनकरेक्ट है। गांधी जी ने जब कहा था कि हमारी एक शर्त है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को दबाने के लिए जिस तरह की बर्बरता का इस्तेमाल किया आपकी पुलिस ने, आपके पुलिस महकमे ने, आप उनको उनके ऊपर पुलिस इंक्वायरी कीजिए जिन लोगों ने बर्बरता की सारी हदें पार की। अब जब अंग्रेजों ने ऑर्डर दिया था तो वो अपनी ही पुलिस के खिलाफ किस तरह से इंक्वायरी कर सकती थी। तो इस तरह की शर्तों को मानने से इरविन ने इनकार कर दिया। रिलीज ऑफ ओनली दोस प्रिजनर्स हु वर नॉट इन चार्ज विद वायलेंस, ये करेक्ट है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पहला, दूसरा और चौथा। अगला सवाल दोस्तों, द विटल विध्वंसक द फर्स्ट मंथली जर्नल टू हैव द अनटचेबल पीपल एज इट्स टारगेट ऑडियंस वाज पब्लिश बाय। आपको बताना है कि विटल विध्वंसक नाम का ये जो पहला मंथली जर्नल था वो किसके द्वारा रिलीज किया गया था, मतलब ये किसका पहला मंथली जर्नल था। तो दोस्तों गोपाल बाबा वलंग वलंगकार, इनका ये गोपाल बाबा वलंगकार, इन्होंने विटल विध्वंसक नाम का पहला मंथली जर्नल निकाला था। किसके लिए? अनटचेबल पीपल के लिए, क्योंकि हमारे देश में जातिवाद बहुत ज्यादा थी कि कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, इसको लेकर बड़ा ही बवाल होता था। मोतीलाल नेहरू की कमेटी बनी थी 1928 में, बिकॉज अंग्रेजों ने चैलेंज किया था जब साइमन कमीशन का विरोध हुआ। साइमन कमीशन का विरोध में कहा गया कि साइमन गो बैक, तो अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों को चैलेंज किया। क्या चैलेंज था कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम एक काम करो, तुम संविधान का एक खाका तैयार कर कर दिखा दो। तो मोतीलाल नेहरू को ये जिम्मेदारी दी गई और एक कमेटी बनी जिसमें कई सारे बड़े बड़े नाम थे। मोतीलाल नेहरू, उनके बेटे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, उसके बाद तुम्हारा आपका एम एस आने थे, काफी बड़े बड़े नाम, मंगल सिंह थे, तेज बहादुर सप्रू थे। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी रिकमेंडेशन मोतीलाल नेहरू कमेटी ने 1928 में नहीं दिया था। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, elected government in provinces, establishment of diarchy system, provision of civil liberty। डायरकी सिस्टम को स्टैब्लिश करने के लिए नहीं बल्कि उसको हटाने के लिए मोतीलाल नेहरू ने रेकमेंड किया था। तो ये रिकमेंडेशन नहीं थी, बिकॉज डायरकी हमारे देश में थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है अबाउट द 1857 रिवोल्ट, 1857 की क्रांति के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपको बताना है कि गलत है। तो भैया सबसे पहला है कुंवर सिंह रिवोल्टेड फ्रॉम लखनऊ, दिस रिवोल्ट कुड नॉट अट्रैक्ट मासेस, ग्रीज्ड कार्ट्रिज वाज इमीडिएट कॉज ऑफ रिवोल्ट,
बहादुर शाह जफर was proclaimed as emperor of India in the initial stage of revolt? तो इसका सही उत्तर है कुंवर सिंह रिवोल्ट फ्रॉम लखनऊ। कुंवर सिंह लखनऊ से नहीं बल्कि बिहार से रिवोल्ट किए थे। लखनऊ से रिवोल्ट की थी बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल कौन थी? वाजिद अली शाह जो कि नवाब थे अवध के, उनकी बेगम। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है अबाउट द वर्नैकुलर प्रेस एक्ट? वर्नैकुलर प्रेस एक्ट कब आया था दोस्तों? आपको पता है 1878 में ये एक्ट आया। लॉर्ड कैनिंग वाज बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ दिस एक्ट। इट वाज क्रिएटेड बाय द लिटन एंड रीअपील्ड बाय द रिपन। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट वाज पास्ड इन ईयर 1878, ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका करेक्ट उत्तर क्या है कि लॉर्ड कैनिंग वाज बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, अच्छा सॉरी, इसमें आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट। तो लॉर्ड कैनिंग वर्नैकुलर प्रेस एक्ट को लेकर नहीं आए थे, लेकर आए थे लिटन, उसको रीअपील्ड किया था रिपन ने। 1878 में ये एक्ट आया। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट लॉर्ड कैनिंग नहीं है, बिकॉज लॉर्ड कैनिंग बहुत पहले आए थे यार, 56 से लेकर 62, 1856 से लेकर 1862 तक लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है। The Nehru-Liaquat Pact between India and Pakistan was signed to solve the problem of minorities. ये सवाल आप लोग, बहुत इजी सवाल है, आप लोग पढ़े भी होंगे कि नेहरू और लियाकत पैक्ट साइन हुआ था इंडिया पाकिस्तान में ताकि जो माइनॉरिटीज थी दोनों मुल्कों में उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। नेक्स्ट, सूरत स्प्लिट जो कि 1907 में हुआ था, उसके पीछे का मेन कारण क्या था? Differences between moderate and extremists over the spreading the movement of anti-Bengal partition to rest of India. Moderate did not want to confine the movement to Bengal. Extremists wanted to confine anti-partition movement to Bengal. None of the above. तो इसका सही उत्तर है कि जो बंगाल में एंटी पार्टीशन मूवमेंट को लेकर एक मौसम चल पड़ा था, मॉडरेट चाहते थे कि वो बंगाल तक रहे एंटी पार्टीशन मूवमेंट, एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि बंगाल से निकलकर पूरे भारत में हो। और यहीं से मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में दूरियां आनी शुरू हुई एंड मतभेद होने शुरू हुए। और फिर आपको पता है 1907 सूरत में ये सबके सामने आ गया, स्प्लिट हो गया कांग्रेस का। Which of the following is are correct about the non-cooperation movement? Rowlatt Act, Jallianwala Bagh massacre, and other forms of operation were main reason behind this movement. ये correct है. It attracted the masses. ये भी correct है. चौरी चौरा incident was responsible for withdrawal of this movement. All of the above. तो इसका सही उत्तर गया all of the above. वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो कि 1 अगस्त 1920 में महात्मा गांधी ने शुरू किया था। नेक्स्ट, आपको बताना है कि होम रूल मूवमेंट जो कि 1915-16 में हुआ था, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है अबाउट द होम रूल मूवमेंट? आइडिया ऑफ होम रूल वाज सजेस्टेड बाय एनी बेसेंट इन बॉम्बे सेशन 1915. During this movement, Tilak gave statement, Swaraj is my birthright. Sindhi community participated for first time in freedom struggle during the home rule movement. All of the above. इसका सही उत्तर है दोस्तों all of the above, क्योंकि एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक यही दो लोग थे जिन्होंने होम रूल मूवमेंट को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था 1916 में। ढाका अनुशीलन समिति कब बनी थी? 1905 में। यह सवाल भी बहुत इजी है, आप लोग जानते होंगे। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट इनमें से किसे कहा जाता था या किसे कहा जाता है? अंग्रेजों ने नाम दिया था। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी या बाल गंगाधर तिलक? तो बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा जाता। नेक्स्ट, which of the following Indian province was annexed on account of alleged misgovernance? कि इनमें से वो कौन सा इंडियन प्रोविंस है जिसको अंग्रेजों ने ये कहकर एनेक्स कर लिया कि यहां का जो महाराजा है या कह सकते हैं जो नवाब है वो सही तरीके से इस प्रोविंस को चला नहीं पा रहा है। बड़ा ही, और यही कारण था 1857 के रिवोल्ट का। अभी मैंने उस नवाब का नाम लिया, उस जगह का नाम लिया। इसका सही उत्तर है दोस्तों अवध। The kingdom of Awadh was annexed by the British on account of misgovernance. नवाब वाजिद अली शाह, इन्हीं की पत्नी थी बेगम हजरत महल, इनकी बेगम जिन्होंने लखनऊ से लीड किया था 1857 की क्रांति को। The Nawab of Awadh was accused by the British of having misgoverned his state. His state was therefore annexed in 1856 by Lord Dalhousie.
Awadh was the only Indian state whose ruler Nawab Wajid Ali Shah was dispossessed on the ground of misgovernance. नील दर्पण नाम का एक प्ले था जो कि इंडिगो रिवोल्ट से रिलेटेड था 1858 में बंगाल में। इस प्ले को लिखा किसने था, इस नाटक को लिखा किसने था? इसको लिखा था दीन बंधु मित्र ने। 1858 में इन्होंने ये प्ले लिखा था। आपको पता ही है कि किस तरह इंडिगो का रिवोल्ट हमारे देश में हुआ, चंपारण सत्याग्रह। हम लोग पहला या दूसरा क्वेश्चन भी इंडिगो के ऊपर कर चुके हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1829 में इन्होंने सती प्रथा खत्म कराई थी, बड़ा ही फेमस थे इसके लिए। बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ही वॉज थॉट टू बी अ रिफॉर्म ओरिएंटेड पर्सन। ही ब्रॉट अ लॉ अगेंस्ट सती प्रथा। तो देखा जाए तो ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ये हिंदुस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने, इन्होंने सती प्रथा के अगेंस्ट लॉ लेकर आए, एंड ये रिफॉर्म ओरिएंटेड पर्सन इन्हें कहा जाता था। राजा राम मोहन रॉय ने इनसे कहा भी था कि सती प्रथा खत्म कर दीजिए, ठग प्रथा खत्म कर दीजिए। ठीक है, इनमें से कौन सी किताब भगत सिंह के द्वारा नहीं लिखी गई है? वाई आई एम एन एथीस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूं, ये तो करेक्ट है। जेल डायरी एंड अदर राइटिंग्स, ये भी करेक्ट है। टू यंग पॉलिटिकल वर्कर्स, ये भी करेक्ट है। प्रेजेंट डायरी, ये इनकरेक्ट है। तो देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ ये इनकरेक्ट है। इनमें से दो किताबें मेरे पास हैं, ये किताब और ये किताब मैं पढ़ चुका हूं, एंड मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार इन किताबों को जरूर पढ़ें। आप जान पाएंगे कि भगत सिंह किस तरह की पर्सनालिटी थे, वो क्या चाहते थे यूथ से, वो क्या चाहते थे देश से, क्योंकि कहीं ना कहीं भगत सिंह के इतिहास को बहुत छुपाया गया है। गांधीज द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ वॉज ओरिजिनली रिटन इन गुजराती। आपको पता है गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, उसको लिखा गया है ओरिजिनली गुजराती में। लेकिन इनमें से वो कौन है जिन्होंने इस किताब को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है? तो दोस्तों, महादेव देसाई, ये जो गांधी जी के साथ नजर आ रहे हैं, इन्होंने उनकी ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ को ट्रांसलेट किया इंग्लिश में फ्रॉम गुजराती। बेकन ऑफ लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता था? तो सुभाष चंद्र बोस को बेकन ऑफ लाइट ऑफ एशिया कहा जाता था, नेताजी। इनमें से वो कौन है जिन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की गोपाल कृष्ण गोखले ने। सेकंड लास्ट क्वेश्चन के दोस्तों, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है विद रेफरेंस टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल? द रॉलेट एक्ट अराउज्ड अ वेव पॉपुलर इंडिग्नेशन एंड लेड टू द जलियांवाला बाग मैसेकर। Subhash Chandra Bose formed the forward bloc. Bhagat Singh was one of the founder of Hindustan Republican Socialist Association. In 1931, the Congress session at Karachi opposed Gandhi Ji Irwin Pact. ये इनकरेक्ट है। 1931 में भैया गांधी जी इरविन पैक्ट का अपोज नहीं हुआ था, उसको तो स्वीकारा गया था। बाकी और रिमेनिंग तीन स्टेटमेंट करेक्ट है। आखिरी सवाल, आपको बताना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? द पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन वाज पास्ड इन लाहौर सेशन ऑफ द कांग्रेस हेल्ड इन दिसंबर, करेक्ट है। द कांग्रेस वर्किंग कमिटी व्हिच मेट ऑन जनवरी 2nd 1930 डिसाइडेड दैट 26th of January 1930 शुड बी ऑब्जर्व्ड एज द पूर्ण स्वराज डे। और पहली बार कांग्रेस ने इंडिपेंडेंस डे रावी नदी के किनारे इसी दिन मनाया था, इसीलिए 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान अडॉप्ट हुआ, मगर 26 जनवरी 1950 का दिन चुना गया भारत का संविधान इफेक्ट करने के लिए, लागू करने के लिए। तो दोनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। एंड आई होप दोस्तों आप लोगों को ये जर्नी बड़ी ही शानदार लगी होगी। मेरे पढ़ाने का तरीका, मेरे एक्सप्लेन करने का तरीका भी बड़ा अच्छा लगा होगा। अपना प्यार बनाए रखिए, गुरु घंटाल को सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाले न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं। अलविदा, टेक केयर, अगले क्लास में मुलाकात होगी।